हेलो हाय नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो बच्चों कल जो हमारी बात की जाए, जो अगली क्लास हुई थी, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट आया था, ये आपका कौन सा है? ये आपका जो पार्ट होगा, ये पार्ट नंबर 2 है। यानी जो इसका पहला पार्ट आया था, यानी बात की जाए इसका जो पहला पार्ट था, वो चैप्टर का नाम है जंतुओं एवं पौधों में समन्वयन। तो इसमें से मैंने आपको एक पार्ट प्रोवाइड करवाया था और उसमें से जो संबंधित बातें थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन होता क्या है। तो वो वाली आपकी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए और पहले उसे देखिए, तब आप इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं इसे ही देख लूँ तो आप देख लीजिए, लेकिन आपको बाद में उस क्लास को देख लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं और आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसी के आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचे कहाँ पर थे? तंत्रिका तंत्र में। तो बताया बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र क्या होती है, सबसे पहले इसे जानना है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? मेरुरज्जु के बारे में। यानी मेरुरज्जु वास्तव में क्या होता है? जो हमारी नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? मेरुरज्जु पीछे, है ना। तो जो ये मेरुरज्जु होता है, तो देखिए ये जो मेरुरज्जु आपका बना हुआ है, इस मेरुरज्जु में अगर बात करें तो क्या क्या इंक्लूड हुआ है, यानी क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे क्या? फिर आपकी होती है ग्रीवा। यानी ग्रीवा में बहुत सारे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं और इस इतने पार्ट को लगभग 8 भागों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्रीवा तंत्रिकाएं। फिर आगे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं क्या? वक्षीय तंत्रिका, जिसे हम लोग कहते हैं छाती, चेस्ट। तो जो यहाँ की पाई जाती है लगभग इनकी संख्या 12 के आसपास होती है और वक्षीय तंत्रिकाएं कहते हैं। फिर और नीचे जब आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 5 तंत्रिकाएं होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं लंबी तंत्रिकाएं। और फिर एकदम नीचे की जो होती है ना तंत्रिकाएं, इनको हम लोग कहते हैं कौन सी? सकल तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस पूरे के पूरे भाग को जब हम एक साथ में देखते हैं तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, तो इसका नाम होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहते हैं। ये आपकी बात हो गई। अच्छा, मान लिया जाए कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ? तंत्रिकाएं। यहाँ पर भी लिखा हुआ तंत्रिकाएं, यहाँ पर तंत्रिकाएं और यहाँ पर भी तंत्रिकाएं। अब ये क्या है? बहुवचन रूप में है और यहाँ पे हम देख रहे हैं जब बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं और तंत्रिका के बारे में अगर मुझे अध्ययन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? सीधी सीधी बात है कि जितनी भी हमारे पास तंत्रिकाएं हैं ना, जैसे मान लिया जाए जिस प्रकार पे यहाँ पे बहुत सारी तंत्रिकाओं का समूह है ना, वैसे ही मैं मान लेता हूँ मेरे पास बहुत सारी ये पेन है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर जो इंक पाई गई है ना, मैं उसका अध्ययन करना चाह रहा हूं। तो आप ये बताइए, क्या इन सबके अंदर जो आपकी पाई जा रही है, क्या हम सबका अध्ययन करेंगे? नहीं। तो अगर मुझे इंक का अध्ययन करना है ना, तो किसी एक पेन को उठाएंगे और पेन से इंक को निचोड़ेंगे और क्या करेंगे? उसका अध्ययन कर लेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, अगर मुझे इनमें से अगर तंत्रिकाओं का अध्ययन करना है तो एक तंत्रिका को लेना है और उसी को क्या करना है? अच्छे से देख लेना है और सब चीज जान लेंगे, उसी समय पता चल जाएगा कि वास्तव में तंत्रिका होती क्या है। अब आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, लिखा हुआ क्या? तंत्रिका तंत्र। देखो जब एक तंत्रिका की बात करेंगे तो वो केवल तंत्रिका, लेकिन अगर यहाँ पे जब तंत्र लग जाएगा ना तो इसका मतलब होता है बहुत सारी तंत्रिकाएं। और जब बहुत सारी तंत्रिकाएं यहाँ पे देख लीजिए जुड़ी हुई है, तो इनको हम लोग कहते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई है? तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई हो तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो हमारी क्या न्यूरॉन क्या होती है। देखिए जो ये बनी होती है आपकी क्या? तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है, ये तंत्रिका ऊतक का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? तंत्रिका ऊतक। यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ किसका? तंत्रिका ऊतक का बना हुआ होता है। और ये जो ऊतक होते हैं ना, ऊतक जो होते हैं वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होते हैं। क्योंकि कहा परिभाषा होती है कि जो जितने भी आपके जो जीव होते हैं, मैंने अगली क्लास में पढ़ाया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक कोश की और एक बहुकोश की। तो जो बहुकोश की होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और वो अलग ही प्रकार का कार्य करते हैं। तब ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं
वो ऊतक कहलाती हैं। और इन्हीं ऊतकों को हम लोग कहते हैं क्या, तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप परिभाषा को पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, तंत्रिका तंत्रिका ऊतक का बना होता है। हाँ बिल्कुल बना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ऊतक भी क्या होते हैं, ये आपके कोशिकाओं का समूह होते हैं। तो देखो क्या तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात आपने बताया। अब आगे बात कर लेते हैं, ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बने होते हैं। यानी जो ऊतक होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, ये आपके बने हुए होते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बने हुए होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे बने होते हैं। अब आगे बात करेंगे क्या, कह रहा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिका एवं न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं तंत्रिका विज्ञान कहलाता है। अब कह रहा तंत्रिका केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता। अच्छा ये क्या मामला है, आखिर इसका क्या नाम है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बात की जाए जैसे पादप, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक ये पादप है और एक यहाँ पे आपका क्या है, मानव। ये आपका एक मानव है, ये आपका पादप है। अच्छा आप ये बताइए क्या इसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है? बिल्कुल कहोगे सर कि पादपों में जो होता है कि सोचने और समझने की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है। अब जैसे मान लिया जाए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब जाइए इसमें आप क्या करिए, कितना बड़ा डंडा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके मार दीजिए क्या होगा, रोने लगेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिनमें भी क्या होता है सोचने समझने की क्षमता पाई जाती है ना, उसमें पाया जाता है क्या, तंत्रिका तंत्र। और जिसमें क्या होता है सोचने समझने की क्षमता नहीं पाई जाती है, वे उसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र केवल जीवों में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई? अब बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया अगर मुझे क्या करना है, इस पूरे मेरुरज्जु का अध्ययन करना है तो किसी एक तंत्रिका को उठा ले, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक तंत्रिका को उठाया और उठा के लेके आए और यहाँ पे एक बड़ा सा चित्र बना दिया। काहे का ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का। और बड़ा सा जब चित्र आपके सामने बन गया तो आप देख लीजिए एक बार कि कैसे ये होती है भाई, ये कैसे कैसे इसमें जो तंत्रिका है कैसी होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या कह रहा है, जो ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं। यानी इनकी जो लंबाई कितनी हो सकती है, 1.5 से 2 मीटर तक लंबी हो सकती है, जो क्रमशः 3 भागों से मिलकर बनी होती है। यानी जो आपकी ये तंत्रिका होती है यह कुल मिलाकर के 3 भागों से मिलकर बनी होती है। यानी एक भाग आपका हो जाएगा कौन सा, कोशिका का है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं साइटोन। एक दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डेंड्रोइड्स, यानी डेंड्रोइड्स होता है। और जो एक थर्ड पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्सॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके कितने भाग हो गए, एक हो गया कोशिका का या साइटोन, दूसरा हो गया डेंड्रोइड्स और तीसरा हो गया आपका कौन सा, एक्सॉन। यानी 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है आपका कौन सा, ये पूरा का पूरा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा ये बात आपकी हो गई कि 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए ये वाला जो भाग है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका का है। जो दूसरा हमें मिला था कौन सा था, डेंड्रोइड्स। तो ये देखो जो प्रवर्ध निकले हुए हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या, डेंड्रोइड्स। और तीसरा जो लिखा हुआ था एक्सॉन, जो इसमें से देखो ये बड़ी सी छड़ी नुमा निकली हुई है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्सॉन। अच्छा अब क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है जब ये 5 नंबरों में पूछा जाता है तब यह क्या करता है कि 3 से जब 5 में आता है तो इससे संबंधित जो परिभाषा है, जैसे डेंड्रोइड्स हो गया, कोशिका काय हो गया, एक्सॉन हो गया, ये सारी चीजें पूछ लेता है, कहेगा कि भाई इसकी परिभाषा भी लिखिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले किताब के रूप में ना लिख करके सीधे अपनी भाषा में लिख ले, सरल भाषा में, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या इन तीनों के बारे में। ऊपर वाले को आपको क्या करना है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसे आपको लिख लेना है। तो मैं हट जाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किस पर, न्यूरॉन पर।
तो न्यूरॉन पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या, पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे क्या, जो पहली हेडिंग बनेगी कोशिका काय, कोशिका काय, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, या साइटोन, साइटोन, यही आपकी हेडिंग है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखो क्या होता है कि जो आपकी ये न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक स्थान पर आपका एक तंत्रिका पाया जाता है क्या, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, एक कोशिका द्रव्य भरा होता है। उस पूरे पार्ट को हम लोग किस कोशिका का या साइटोन के नाम से जानते हैं। फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, आपको ध्यान देना है कि वह स्थान जहां पर एक बड़ा सा केंद्रक पाया जाता है और जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, उस स्थान को हम लोग कोशिका काय के नाम से जानते हैं। और इसी के बीच में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्रोटीन के कण कहते हैं, जिसे हम लोग स्नेल कण के नाम से जानते हैं। मैं क्या करता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते हुए चलिए। लिखोगे, वह लिखोगे न्यूरॉन में, न्यूरॉन में जहां एक केंद्रक, एक केंद्रक और उसके चारों ओर, चारों ओर, उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसे कोशिका काय, कोशिका काय या साइटोन कहते हैं, या साइटोन कहते हैं, साइटोन कहते हैं। समझ में आ गई भाई बात। तो ये आपका जो कोशिका काय या साइटोन था, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे किस पे, एक और हमारा बचा हुआ था, बात करेंगे किस पे, कोशिका काय के बाद में बात करने वाले किस पे, डेंड्रोइड्स एवं डेंड्रोन्स पर। इन दोनों पे अगली जो हमारी हेडिंग बनने वाली है, हेडिंग आपको ही बनानी कौन सी, डेंड्रोइड्स, डेंड्रोइड्स या डेंड्रोइड्स या डेंड्रोन, डेंड्रोइड्स या डेंड्रोन, ये क्या होते हैं। आगे देखोगे क्या होगा कि जो आपका कोशिका काय होता है, कोशिका काय के चारों ओर कुछ प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, और ये जो प्रवर्ध निकले हुए होते हैं इनको हम डेंड्रोन्स कहते हैं। और डेंड्रोन्स का जो एकदम आखिरी वाला पार्ट होता है उसे हम लोग डेंड्रोइड्स के नाम से जानते हैं। और यही जब आपका जो डेंड्रोइड्स होता है, जो बहुत सारी आपकी मैंने बताई थी तंत्रिकाएं होती हैं, अन्य जो तंत्रिका होती है उसके डेंड्रोइड से जुड़कर ये जो आपका डेंड्रोन्स होता है, जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये आपके पास क्या, ये आपका एक बनी हुई कौन सी न्यूरॉन, और एक आपका ये न्यूरॉन बना हुआ है। तो जो आपका एक ये न्यूरॉन है, ऐसा दूसरा न्यूरॉन है, जो ये आपस में जुड़ते हैं ना, वो डेंड्रोइड की सहायता से जुड़ते हैं। और डेंड्रोइड्स जो होते हैं जुड़ करके सिनेप्स का निर्माण करते हैं, यानी यही जुड़ करके क्या करते हैं, दूसरी वाली जो तंत्रिका होती है उससे जुड़ते हैं और सिनेप्स का निर्माण करते हैं और सूचनाओं को हस्तांतरित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कोशिका काय, कोशिका काय, कोशिका काय के चारों ओर, चारों ओर अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, 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 जिन्हें, जिन्हें
डेंड्रोन्स डेंड्रोन्स कहते हैं एवं इन्हीं डेंड्रोन्स के अंतिम सिरे यानी ये वाला आपका जो सिरा है ना, ये देखो ये वाला अंतिम सिरे को डेंड्रोइड्स के नाम से जाना जाता है। डेंड्रोइड्स के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, यही डेंड्रोइड्स किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोइड्स से जुड़कर सिनेप्स बनाते हैं। सिनेप्स बनाते हैं और सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हस्तांतरित करते हैं। और सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हस्तांतरित करती है। ये आपका हो गया। समझ में आया? मतलब ये क्या करती हैं, मैंने अभी बताया आपसे कि ये डेंड्रोइड जो होते हैं, जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है उसके साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में क्या करते हैं, सिनेप्स का निर्माण करते हैं और सूचना को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंचाते हैं। और तंत्रिका में पहुंचने के बाद में, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूं, है ना, दूसरी तंत्रिका में पहुंचाते हैं और यह सूचना इसी प्रकार एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसी प्रकार एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक नोट हो गया? यहाँ तक आपको नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, क्योंकि नीचे मैं देख रहा हूँ इसे इरेज तो हम कर नहीं सकते, तो आप इसे लिख लीजिए या फिर मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं कि अगला जो हमारा एक और बचा हुआ है, कौन सा, एक्सॉन, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं ना। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी रहने वाली है कौन सी, एक्सॉन। अगली हेडिंग है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या आपकी आवाज और जो वीडियो है वो क्लियर आ रहा है, एक्सॉन, या फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो और सब क्लियर है। हाँ चलिए, सब क्लियर है और बराबर चल रहा है। यानी अगली हेडिंग कौन सी, एक्सॉन, या फिर इसे कहते हैं क्या, तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। यानी अगर आप बात करें तो इसको हम दोनों बोलते हैं। एक आपकी होती है कौन सी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सॉन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तंत्रिकाक्ष। ये आपकी अगली हेडिंग रहने वाली है। अच्छा, बात किया जाए
इसके ऊपर तो देखते हैं क्या जो हमारी तंत्रिका बनी हुई है, तो जिस प्रकार से ये बहुत सारे प्रवर्ध निकले हुए हैं, इन प्रवर्धों में से आप देख रहे हो क्या, एक ये थोड़ा सा देखो मोटा और लंबा सा प्रवर्ध निकला हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी तो प्रवर्ध ही है, और जो ये वाला प्रवर्ध निकला हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं क्या, थोड़ा सा लंबा है और मोटा है, जो आप इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोशिका काय में से जो एक लंबा प्रवर्ध निकला हुआ होता है ना, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सॉन के नाम से जानते हैं। और जो ये एक्सॉन होता है ये वाला, इस पर एक मोटी सी क्या होती है, एक मोटी सी परत चढ़ी हुई होती है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूरीलेमा। क्या लिखा हुआ है, न्यूरीलेमा लिखा हुआ है, और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो न्यूरीलेमा होता है ना, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये क्या करता है, इसे सुरक्षा तथा एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसे क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि जो सूचना आती है यहाँ पर आती है, सूचना इसी के माध्यम से क्या होती है, पीछे की ओर जाती है। बात समझ रहे हो ना, तो ये क्या करता है, या फिर इधर से आती है सूचना तो यहाँ पे भी चली जाती है, और जब सूचना आएगी तो भाई इसे क्या चाहिए, भोजन भी चाहिए। और यही जो होता है ना आपका एक्सॉन, ये बीच बीच में क्या होता है, कहीं थोड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ होता है, इस टूटे पार्ट को हम लोग किस नाम से जान लेते हैं, रैनियर, देखो क्या लिखा, रैविनियर नोड के नाम से जानते हैं। और जो देखो ये वाला जो पतली पाइप नुमा गया हुआ ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम एक नाम जानते हैं, किस नाम से, माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं, और ये भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्सॉन होता है कितने भागों से मिलकर बना है। पहला आपको देखो इसमें क्या है, एक रैविनियर, देखो लिखा हुआ है रैवियर नोड, और किसके, एक हो गया न्यूरीलेमा और माइलिन शीथ, इन तीनों भागों से मिलकर बना हुआ होता है। और लास्ट में क्या आपका सिनेप्टिक घुंडियां है, ये सारी चीजें इसमें क्या हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। और जो आपका ये एक्सॉन का ये क्या होता है, आगे का सिरा, और ये जो होता है इसका अंतिम सिरा होता है। तो ये भी क्या करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, लिखेंगे कोशिका काय, कोशिका काय के, कोशिका काय से निकले अनेक प्रवर्धों में, अनेक प्रवर्धों में एक प्रवर्ध मोटा एवं, एक प्रवर्ध मोटा एवं लंबा होता है, लंबा होता है, एक प्रवर्ध लंबा होता है, जिसे जिसे एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इसी एक्सॉन पर, इसी एक्सॉन पर, इसी एक्सॉन पर, इसी एक्सॉन पर एक पतली, एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है, मेम्ब्रेन्स झिल्ली चढ़ी होती है, चढ़ी होती है, चढ़ी होती है, जिसे न्यूरीलेमा के नाम से जानते हैं, न्यूरीलेमा के नाम से जानते हैं, जानते हैं। यह एक्सॉन को, या फिर कह सकते हैं यह प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, बनी होती है जो बनी होती है, जो एक्सॉन को सुरक्षा प्रदान करती है, एक्सॉन को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बता दिया, न्यूरीलेमा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसमें, माइलिन शीथ के बारे में। यानी कह सकते हैं क्या कि एक्सॉन के मध्य भाग से एक नली जैसी संरचना निकली हुई होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, माइलिन शीथ कहते हैं, है ना। यानी कह सकते हैं एक्सॉन के
मध्य भाग से एक नली निकली होती है, एक नली निकली होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। यह बीच बीच में है ना कटी हुई होती है, या बीच बीच में कटी होती है जिसे, या बीच बीच में कटी होती है जिसे रेबियर, लिखोगे क्या, रैनबियर नोड कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्या हुआ, जो एक्सॉन था ये भी आपका खत्म हो गया है। अब आगे बात कर लेते हैं क्या सिनेप्टिक घुंडियां क्या होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेशियां होती है जिसके एकदम लास्ट में, और इन पेशियों में क्या पाई जाती है, सिनेप्टिक घुंडियां। और यही जो सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं जो आपकी अन्य जो आपकी तंत्रिका होती है ना, यहाँ पे देखोगे मैंने आपको लिखा था क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, और जो डेंड्राइट्स होते हैं ना ये जाकर के सिनेप्टिक घुंडियों से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में क्या करते हैं, अगले सिनेप्स का निर्माण करते हैं, और सूचना एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में हस्तांतरित हो जाती है। यानी नोट बना के लिखेंगे क्या, नोट बना के लिखेंगे कि सिनेप्टिक घुंडियां अन्य तंत्रिका के डेंड्राइट्स से जुड़कर सिनेप्स बनाती है, जिससे सूचना एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में चली जाती है। बस ये आपका हो गया। यानी अगर तंत्रिका से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, चाहे आपसे वो लघु उत्तरीय या फिर आपसे दीर्घ, जो भी आपसे वो पूछना चाहेगा कोई भी, यहां से बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी न्यूरॉन की संरचना, और जो आपका न्यूरॉन जो होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, और इसकी जो भी आपसे बनने वाले थे, जैसे आपका एक्सोन हो गया, कोशिकाएं हो गया, और आपके डेंड्राइट्स हो गए, ये तीनों की मैंने आपको परिभाषा भी लिखवा दी है। तो यहाँ पे आपका जितना भी बनने वाला था मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था ना, आपको उसे पढ़ लेना है, तब आप इस क्लास को पूरे तरीके से समझ पाओगे। हो सकता है मैं चिल्ला रहा था क्या कि यहाँ पे क्या होता है, नियंत्रण और समन्वय, और पढ़ा रहा हूँ मैं ये, तो आपको ये नहीं ध्यान देना है, आपको पिछली क्लास देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था, सेकंड पार्ट था, और इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट आया था। अभी इसके कम से कम 4 पार्ट और आएंगे, और तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपने चारों पार्ट पढ़ लिए ना, तो आप बोर्ड परीक्षा में बैठ के खुद ही देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं उससे, है ना। तो आप हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे जब अगली क्लास में ना, तो इससे जो कार्य के आधार पर इनको बांटा गया है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, तो वो अगली क्लास होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिलते हैं। बाय बाय टाटा।